हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और अब हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। रिवीजन सेशन चल रहा है। नेक्स्ट सेगमेंट आपका क्या है? स्पीड कंट्रोल। स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मशीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिकल के लिए तो है ही है। इंस्ट्रूमेंटेशन वाले स्टूडेंट्स भी इस टॉपिक को लाइटली लेके मत जाइएगा, इसलिए रिवीजन सीरीज में भी थोड़ा सा मैं ज्यादा आपको पढ़ाऊंगा नहीं, आपको बताऊंगा कि आपको कोई भी रटने वाली चीजें नहीं, फॉर्मूला प्लीज रट के मत जाइएगा। स्पीड कंट्रोल में बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, स्पीड कंट्रोल में धारणा बना लेते हैं कि रट के चले जाते हैं कि अच्छा ये स्टार्टिंग के टाइम पे ये टॉर्क ऐसा वेरी करेगा, एंडिंग के टाइम पे ऐसे टॉर्क वेरी करेगा, इस तरीके से ये ध्यान रखना है। आपको याद कुछ भी नहीं रखना है। 2 सेकेंड आप एनालिटिकल दिमाग से सोचेंगे तो आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। सब कुछ मैंने लॉजिकल तरीके से ध्यान रखने के लिए बताया है। आपको थोड़ा लॉजिकली ध्यान रखना है और क्योंकि जितना आप रट के जाएंगे ना, मगअप करके जाएंगे, उतना ज्यादा भूलने का प्रेशर रहेगा एग्जाम वाले दिन और आप बहुत सारी चीजें गड़बड़ करके आ जाओगे। लॉजिकल तरीके से ध्यान रखो चीजों का, रटो नहीं, ठीक है। तो स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मशीन में देखेंगे हम लोग। तो देखिए यहां पे स्पीड कंट्रोल कैसे करेंगे। स्पीड कंट्रोल, और आपको एप्लीकेशन तो पता ही है कि स्पीड कंट्रोल के बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस होते हैं और इंडक्शन मशीन वाइडली यूज्ड इंडक्शन मशीन है वर्ल्ड वाइड, इसीलिए इसका स्पीड कंट्रोल भी बहुत ज्यादा होता है। स्पीड कंट्रोल के लिए 2 मोटर बहुत ही ज्यादा क्या बोल सकते हैं, फेमस है, पॉपुलर है या फेमस है। डीसी मशीन और दूसरा आपका इंडक्शन मशीन। और जहां डीसी की रिक्वायरमेंट होती है वहां डीसी लगता है, जहां इंडक्शन की रिक्वायरमेंट ही होती है वहां इंडक्शन लगता है। और डीसी के बहुत सारे, जहां पे पुराने टाइम पे डीसी मशीन यूज हुआ करती थी, वहां पर इंडक्शन ने रिप्लेस कर दिया डीसी मशीन को बहुत सारी जगह पे, ठीक है। चलिए, बट डीसी अपने आप में एक चीज है। डीसी सीरीज मोटर हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क डीसी सीरीज मोटर में मिलता है, इसलिए जब भी हमें सबसे ज्यादा टॉर्क की जरूरत पड़ेगी तो हम कहां जाएंगे? डीसी सीरीज मोटर के पास जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो एनआर इक्वल टू एनएस 1 माइनस एस, ये रिलेशन आपको पता है, रट जाना चाहिए। एनआर इक्वल टू एनएस को अगर मैं लिखूं तो 120F बाई पी 1 माइनस एस। मतलब अगर मुझे स्पीड वेरी करना है, ये एनआर ये रोटरी स्पीड अगर हमें वेरिएशन करना है तो कहां से वेरी हो सकता है? वेरी हो सकता है कि स्लिप, अगर मैं स्लिप को वेरी कर दूं किसी तरीके से, किसी भी मीडियम या किसी भी तरीके से मैं स्लिप को अगर वेरी करने में कामयाब रहा तो स्लिप का वेरिएशन मतलब कि स्पीड का वेरिएशन। तो पहला आपका क्या रहेगा? स्लिप कंट्रोल रहेगा। पहला क्या रहेगा? स्लिप कंट्रोल। सेकंड आपका क्या हो सकता है? पोल को किसी तरीके से आप चेंज कर पाए। अब देखिए, पोल चेंजिंग मेथड इतना आसान नहीं है, ठीक है, ये इतना आसान नहीं है, बट ये भी एक तरीका है। क्योंकि देखिए दो टाइप के आपके रोटर होते हैं, वाउंड रोटर और स्क्विरल केज रोटर। तो स्क्विरल केज रोटर में मैंने आपको बताया है, वाउंड रोटर में तो आप चीजें चेंज नहीं कर सकते, बट स्क्विरल केज रोटर में ऑटोमेटिक अपने आप को एडजस्ट करता है। तो बहुत ज्यादा आपको ये पोल चेंजिंग मेथड पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि गेट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन यहां से नहीं आते, ठीक है। तो पोल चेंजिंग मेथड के लिए हम लोग 2 मशीन लगाते हैं। मैंने डिटेल वर्जन में जो अपने फुल क्लास है उसमें भी नहीं पढ़ाया है, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अदरवाइज वो जनरेटर, जब मैं ईएससी के लिए कुछ एडिशनल टॉपिक पढ़ाऊंगा तब उसमें आपको बताऊंगा पोल चेंजिंग, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो पोल चेंजिंग मेथड सेकंड है कि पोल को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। और थर्ड है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रीक्वेंसी वेरिएशन। फ्रीक्वेंसी, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, है ना, ये इसमें एक टर्म आती है, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, VVF। ये आपके कॉलेज में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और नॉर्मली भी, प्रैक्टिकली भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आते हैं। तो आपके पढ़ना क्या क्या है? आपको मेजरली स्लिप कंट्रोल पढ़ना है। स्लिप कंट्रोल में भी 3-4 तरीके होते हैं, उसमें से भी सारे नहीं पढ़ना, उसमें से आपको बता दूंगा 2 ही चीजें पढ़ना है और इन 2 चीज पे ही आपका फोकस होना चाहिए। पोल चेंजिंग पे आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। समझ में आया इतना? अब चलिए 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग स्लिप कंट्रोल से। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग स्लिप कंट्रोल टेक्निक यूज करते हैं, ठीक है। ऑलरेडी आप चाहें तो लेक्चर 37 से लगा के लेक्चर 40 के बीच में मैंने पूरा का पूरा कवर किया स्पीड कंट्रोल। बहुत इत्मीनान से पूरा लेक्चर देख सकते हैं, बट मैं शॉर्ट में जल्दी जल्दी आपको बता देता हूं। स्लिप कंट्रोल देखिए, यहाँ पे स्लिप कंट्रोल में जो पहला जो तरीका है वो रेजिस्टेंस कंट्रोल है। क्या है वो? रेजिस्टेंस कंट्रोल, ठीक है। अब देखिए रेजिस्टेंस कंट्रोल मतलब कि रेजिस्टेंस वेरी करेंगे, तो रेजिस्टेंस, अगर एक्सटर्नली रेजिस्टेंस वेरी कर दिया तो आपकी स्पीड क्या वेरी हो सकती है, वही हम लोग देख रहे हैं।
अब आप बोलोगे सर एक बार अगर आपकी मशीन डिजाइन हो गई तो क्या रेजिस्टेंस वेरी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बट कौन से वाले रोटर में? वाउंड रोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन वाले रोटर में ही हम लोग क्या कर सकते हैं? वेरी कर सकते हैं रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि वाउंड रोटर या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ही हम लोग एक्सटर्नली रेजिस्टेंस पुट कर सकते हैं। बाकी स्क्विरल केज रोटर में तो हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि स्क्विरल केज में एक बार जब आपके रोटर डिजाइन हो गया उसके बाद हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते एक्सटर्नली डिजाइन होने के बाद। तो ये जो मेथड है, ये रेजिस्टेंस वाली जो मेथड है किसके लिए है? हमारे स्लिप रिंग इंडक्शन मशीन के लिए ही फिजिबल है। स्लिप रिंग इंडक्शन मशीन के लिए फिजिबल है। अब देखते हैं यहाँ पे देखते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स से ही आप सारी चीजें समझ जाएंगे। थोड़ी देर के लिए आपका ये मैंने यहाँ पे ले लिया S = 1, S = 0। ये हमारा हाई स्लिप एरिया, हाई स्लिप मतलब कि स्टार्टिंग, और रनिंग मतलब कि लो स्लिप रीजन, ठीक है। और ये हमारा टॉर्क, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरीके से बना, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपका ये बना हमारा, ठीक है। ये हमारा क्या रहा? मैक्सिमम टॉर्क। ये क्या रहा आपका? मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क। और जिस स्लिप पे मैक्सिमम टॉर्क आ रहा है उसको हम लोग एसएम बोलते हैं। एसएम किसको बोलते हैं? जिस स्लिप के ऊपर मैक्सिमम टॉर्क ऑकर हो रहा है उसको हम लोग एसएम बोल देंगे, ठीक है। और आपका जो रनिंग, सपोज करिए कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स बन रहा था ये हमारा स्टार्टिंग टॉर्क रहा, ये हमारा क्या रहा? स्टार्टिंग टॉर्क। थोड़ी देर के लिए समझते हैं कि मान लीजिए यहां पे जो रेजिस्टेंस है वो आरए रेजिस्टेंस है, कुछ आरए, रोटर का रेजिस्टेंस है ना, इसलिए मैं R2 से डिनोट कर देता हूं। ये रोटर रेजिस्टेंस है, थोड़ी देर के लिए मैंने R2A कर दिया, R2A डिनोट कर दिया। और लोड टॉर्क कहां है? सपोज करिए लोड टॉर्क कुछ इस तरीके से है आपका। लोड टॉर्क में यहां पे बना देता हूं लोड टॉर्क। अब ये 2 पॉइंट है, इसमें स्टेबल पॉइंट ये वाला होता है, मैंने आपको बता दिया कैसे स्टेबल पॉइंट देखते हैं। तो सपोज करिए यहां पे जो स्पीड है, इस वाले पॉइंट पे जो स्पीड है, यहां पे ऑपरेटिंग रीजन है हमारा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क और लोड टॉर्क जहां पे बराबर होंगे वहां ऑपरेटिंग रीजन होगा, और वो भी स्टेबल। ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल है, तो यहां पे ऑपरेटिंग होगा। तो मान लेते हैं यहां पे सपोज करिए कुछ स्पीड आपकी रही, कुछ एनआर स्पीड रही यहां पे 1200 आरपीएम, ऐसा मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए, क्योंकि यहां पे जो स्लिप की वैल्यू रहेगी, यहां पे कुछ ना कुछ स्लिप की वैल्यू आएगी, है ना। और स्लिप अगर मान लेते हैं यहां पे NR1 RA, तो NRA मान लेते हैं और SA मान लेते हैं, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। तो स्लिप की वैल्यू थोड़ी देर के लिए हमने 0.03 मान ली, ऐसा मान के चल लेते हैं, ठीक है। एक एजम्पशन ले लिया हम लोगों ने। अब क्या करेंगे? रेजिस्टेंस, जैसे ही हम लोग एक्सटर्नली रेजिस्टेंस वेरी करेंगे, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब R2 रेजिस्टेंस, रोटर रेजिस्टेंस हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं। तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करने से होगा क्या? रेजिस्टेंस इंक्रीज करने से होगा स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ेगा। अब आपका देखो कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरीके से हो जाएगा। स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज करेगा, थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, और ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये हो गया R2B। रेजिस्टेंस आप इंक्रीज कर दिया, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दिया, तो इसका मतलब है कि क्या क्या वेरी हो रहा है आप देख लीजिए। रेजिस्टेंस वेरी करने से अब ऑपरेटिंग पॉइंट कहां आ गया? ऑपरेटिंग पॉइंट आपका यहां पे आ गया। अब ये जो ऑपरेटिंग पॉइंट है, तो यहां पर नई जो स्पीड रहेगी, नई स्लिप रहेगी, तो यहां पे जो नई स्लिप रहेगी वो लेटेस्ट सपोज, क्योंकि इधर जब जाएंगे तो स्लिप इंक्रीज करेगी, तो 0.04 स्लिप हो गई, तो स्पीड भी आपकी NRB स्पीड जो है वो मान लेते हैं हम लोग कि 1150 आरपीएम हो गई। अब देखिए एग्जैक्ट डेटा नहीं है, नहीं तो आप पुट कर करके बोलोगे सर ऐसी वैल्यू तो आ नहीं रही है, एक अजम्पशन है, एक एग्जांपल। न्यूमेरिकल वैल्यूज थोड़ा समझ में आसानी से आता है, इस वजह से न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने ले ली है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं तो आपकी स्लिप भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। स्लिप भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और स्पीड क्या हो रही है? आपकी एन जो स्पीड है वो डिक्रीज हो रही है। स्पीड क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। इतना समझ में आया कि रेजिस्टेंस इंक्रीज करने से, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंक्रीज करने से हो क्या रहा है कि स्लिप इंक्रीज हो रही है और आपका जो स्पीड है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू स्लिप। मतलब अगर रेजिस्टेंस डबल हुआ तो स्लिप भी क्या होगी? ट्वाइस होगी, डबल होगी। समझ में आई इतनी चीजें? अब ये देखिएगा यहाँ पे और कौन कौन से पैरामीटर में अंतर आ रहा है। और पैरामीटर अगर देखें तो जो मैक्सिमम टॉर्क की पोजीशन बदल गई। मैक्सिमम टॉर्क पहले यहां था, अब यहां पे, मतलब पहले SMA पे था, अब SMB पे हो गया। मतलब जो मैक्सिमम स्लिप एट विच, नॉट SN, मैक्सिमम स्लिप नहीं बोलेंगे, स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क ऑकर्स विल ऑल्सो इंक्रीजेस। जिस स्लिप पे मैक्सिमम टॉर्क आ रहा था वो भी अब क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, ठीक है। बट मैक्सिमम टॉर्क क्या बना हुआ है? कांस्टेंट बना हुआ। मैक्सिमम टॉर्क में अंतर नहीं आ रहा है। स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज हो रहा है,
ठीक है, मैक्सिमम स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क ऑकर्स, तो वो जो स्लिप है वो आपकी इंक्रीज हो रही है। बाकी ये रिलेशन आपको पता है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला रिलेशन है, ये वाला थ्योरी है, इसके ऊपर भर भर के क्वेश्चंस आए हुए हैं। करना कुछ नहीं है, रजिस्टेंस एक रजिस्टेंस देंगे, मैंने क्वेश्चन अभी बता दूंगा कौन से लेक्चर से आपको क्वेश्चन करना है, सारे वेरिएशन मैंने कवर करवाए। तो ये थ्योरी को यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चे खासकर ये सुनना, क्योंकि यहां से आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये पक्की बात है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन होते हैं ये। दूसरा है स्लिप कंट्रोल में बी पार्ट एक और आता है, वोल्टेज कंट्रोल। क्या आता है ये आपका? वोल्टेज कंट्रोल। यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए वोल्टेज कंट्रोल से आज तक। रेजिस्टेंस कंट्रोल यहाँ का, इसका स्लिप कंट्रोल का पॉपुलर मेथड है। अब देखिए वोल्टेज कंट्रोल में क्या हुआ, वोल्टेज कंट्रोल में कुछ इस तरीके से मैं समझ सकता हूं कि एक कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरीके से आपका बना, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स बना दिया, मैं सारी चीजें नहीं लिख रहा हूं। तो ये मान के चल लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे ये स्टार्टिंग टॉर्क और ये मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है, ये मैक्सिमम टॉर्क, और इसके ऊपर सपोज करो एट वी रेटेड वोल्टेज, कुछ इस तरीके से हमें कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रही होगी। अब मुझे पता है कि अगर मैंने वोल्टेज हाफ कर दिया, मान लीजिए अब वोल्टेज में ये जब VR था, अब मैं वोल्टेज क्या कर देता हूं, VR/2 कर देता हूं, हाफ कर देता हूं वोल्टेज, तो टॉर्क के साथ क्या चेंजेस होगा? ठीक है, आपका लोड टॉर्क तो यहीं पे बना रहेगा, ये जो लोड टॉर्क है इसकी पोजीशन तो आपकी यहीं बनी रहेगी, मतलब पुराना ऑपरेटिंग पॉइंट कौन सा होगा आपका जो ऑपरेटिंग पॉइंट होगा ये रहेगा। अब अगर आपने अपने जो वोल्टेज, अब देखिए वोल्टेज जो है, वोल्टेज कंट्रोल दोनों मशीन के लिए फिजिबल है, बाउंड रोटर या स्क्विरल केज, क्योंकि सप्लाई वेरी कर सकते हैं, बट इतना सप्लाई को वेरी करना इतना आसान नहीं होता। ये रेयर एप्लीकेशन में हम लोग कंट्रोलर यूज करते हैं, नॉर्मल एप्लीकेशंस में स्पीड कंट्रोल वोल्टेज कंट्रोल से यूज नहीं करेंगे, क्योंकि सप्लाई वोल्टेज को कम ज्यादा करने का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा रिस्क है, ठीक है, इसलिए वोल्टेज कंट्रोल बहुत ही स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए ही यूज किया जाता है। ठीक है, अब समझिएगा यहां पे सर्टेन कुछ स्पीड होगी NR, ठीक है। अब मान लीजिए हमने वोल्टेज अगर हाफ कर दे, सेकंड केस में वोल्टेज हाफ कर देंगे तो जो टॉर्क है वो प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर होता है। जितने भी आपके देखो, जितने भी टॉर्क के रिलेशन, चाहे मैक्सिमम चाहे कोई सा भी रिलेशन हो, वोल्टेज का स्क्वायर टाइम्स होता है ना, कोई सा भी टॉर्क हो, मैक्सिमम टॉर्क हो, स्टार्टिंग टॉर्क हो, कोई सा भी हो, वोल्टेज का स्क्वायर। तो वोल्टेज का स्क्वायर मतलब कि अगर ये दो वोल्टेज दो गुना से वोल्टेज आधा हो रहा है तो टॉर्क क्या होगा, 1/4 से कम हो जाएगा। मतलब ये 1/2 से अगर कम होगा तो ये टॉर्क 1/2 का स्क्वायर से कम होगा। तो इसका मतलब है कि अब आपका ये इस तरीके से ये हो जाएगा T मैक्सिमम, मतलब T मैक्सिमम बाय 4, और स्टार्टिंग टॉर्क भी क्या हो जाएगा, बाय 4 हो जाएगा, है ना। तो 1/2 से अगर आपका वोल्टेज कम हो रहा है तो 1/4 से आपका टॉर्क कम हो जाएगा। ठीक है, तो स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा। अब देखिए स्पीड कहां हो गई, अब ऑपरेटिंग पॉइंट यहां पे हो गया, स्पीड क्या हो गई आपकी, देखिए। तो अगर हमने वोल्टेज डिक्रीज कर दिया है, अगर वोल्टेज डिक्रीज कर दिया है तो आपकी जो स्पीड है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और ये चीज़ तो हम लोग नॉर्मली भी, आपका जो घर में अगर समर्सिबल मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर है और वो पानी दे रही है, टंकी भरा रही है, मान लीजिए आपके घर में कोई बोरिंग है और 3 फेज इंडक्शन मशीन लगी हुई है, और सप्लाई वोल्टेज में अगर वोल्टेज थोड़ा सा फ्लक्चुएशन करने लगता है तो पानी का जो फ्लो है, टंकी जो आपकी भर रही है वो कम ज़्यादा होने लग जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके सप्लाई वोल्टेज से आपके मोटर पे क्या है, फर्क पड़ता है कि नहीं। ठीक है, ज़्यादा टॉर्क होगा तो ज़्यादा स्पीड से वो पानी फेंकेगा, कम टॉर्क हो जाएगा, वोल्टेज में कमी हो जाएगी तो टॉर्क कम होगा, तो आपका जो वाटर का फ्लो है वो भी कम हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग नॉन इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड वाले बच्चों को समझा सकते हैं, या आपके घर वालों को भी आप समझा सकते हैं पानी के फ्लो को, क्योंकि उन्हें तो आउटपुट से मतलब है, उन्हें क्या चल रहा मशीन में इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये स्पीड कंट्रोल का मैंने आपको तरीका बता दिया कि सप्लाई को चेंज करोगे, और सप्लाई के वेरिएशन से तो आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो सब के सब गड़बड़ करते हैं। आपने देखा ही होगा वोल्टेज, इंडिया में तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन सबसे बड़ी समस्या, आपके घरों में वोल्टेज ही ढंग का नहीं आता है, इसलिए हम एसी के साथ में हमें वोल्टेज रेगुलेटर और या स्टेबलाइजर ये सब लगाना पड़ता है। शुरुआत दिनों में जब 90s वगैरह में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर ये सब कुछ आने लगे थे, नए टेलीविजन वगैरह, जिनके साथ में एक स्टेबलाइजर आता था ताकि वो वोल्टेज को स्टेबलाइज कर सके, क्योंकि वोल्टेज को स्टेबलाइज करना पूरे पावर सिस्टम का सबसे बड़ा चैलेंज होता है। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए सबसे जो बड़ा चैलेंज है, बिगेस्ट चैलेंज है कि आपका सप्लाई वोल्टेज को हम कांस्टेंट बनाएं, बट वो होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत लाइन में बहुत सारे इक्विपमेंट लगे हैं, उनका बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस रहे जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए बाकी चीज बाद में करेंगे अपन। स्पीड कंट्रोल हो गया। थर्ड जो केस है स्लिप कंट्रोल होता है, स्लिप इंजेक्शन मेथड। स्लिप
स्लिप पावर बोल सकते हैं हम लोग, स्लिप पावर इंजेक्शन मेथड, जो कि बहुत ज़्यादा आपके काम का नहीं है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस भी आपसे नहीं पूछे जाते हैं। स्लिप पावर इंजेक्शन मेथड, ठीक है। तो इसमें हम लोग स्लिप पावर मतलब कि जो हमारा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है तो उस साइड से हम लोग रिएक्टिव पावर इंजेक्शन करते हैं, तो वो इन फेज और आउट ऑफ फेज दो तरीके से हम लोग करते हैं। तो ये इतना ज़्यादा जरूरी नहीं गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दो स्पीड कंट्रोल आप ध्यान रखिए, बस इतना ही इनफ है। चलिए नेक्स्ट, पोल चेंजिंग मेथड भी हमें नहीं पढ़ना है, रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पोल चेंजिंग मेथड भी हमें कोई काम का नहीं गेट में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग डायरेक्टली अब फ्रीक्वेंसी, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल पे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। इंस्ट्रूमेंटेशन वाले गाइस प्लीज इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रिकल के लिए तो पूरा स्पीड कंट्रोल इंपॉर्टेंट है, बट मैं इंस्ट्रूमेंटेशन वाले के लिए जहां पे मुझे लग रहा है, अब देखिए मैं अब ऐसा नहीं बोलेंगे सर पेपर के बाद के सर आपने तो बोला था यहाँ से क्वेश्चन आएगा, आया ही नहीं, ठीक है। एक मैं अंदाजा लगा सकता हूं, मैं कोई IIT का पेपर तो देख नहीं सकता, जो भी हिस्टोरिकल रहा है इवेंट, जो भी हो चुके हैं पेपर में, उन्हीं के बेसिस पे हम लोग आपको बता सकते हैं कि यहाँ से आने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो प्रैक्टिकली भी कितना इंपॉर्टेंस रखता है उसके बेसिस पे भी ये डिसाइड होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग कि ट्रिपल वी वोल्टेज, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। अब इसमें दो केसेस में हम लोगों ने देखा है, केस नंबर 1 केस नंबर 2, तो मैं A और B करके बता देता हूं, ठीक है। फॉर सब सिंक्रोनस स्पीड, फॉर सब सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है, सब सिंक्रोनस स्पीड के लिए। मतलब कि क्या है कि सब सिंक्रोनस स्पीड का मतलब है कि जो स्पीड कंट्रोल देखेंगे वो हम लोग बिलो सिंक्रोनस देखेंगे, ठीक है। सब सिंक्रोनस के लिए बिलो मतलब कि लेस देन सिंक्रोनस, सब सिंक्रोनस मतलब लेस देन NS, ठीक है। अब इसमें क्या रहेगा, वोल्टेज आपका टर्मिनल वोल्टेज भी कांस्टेंट एज्यूम करके चलेंगे हम लोग, और जो फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वोल्टेज V/F रेशियो क्या रहेगा आपका, मतलब इस तरीके से हम ये कर सकते हैं, नॉट वोल्टेज दोनों कांस्टेंट की जगह इस तरीके से कर देते हैं। V/F रेशियो क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा। V/F रेशियो कांस्टेंट का मतलब है कि अगर वोल्टेज वेरी करेगा तो उसी रेट से फ्रीक्वेंसी भी वेरी होना चाहिए, तभी तो दोनों कांस्टेंट हो पाएंगे, दोनों का रेशियो कांस्टेंट होना है ना। आपको पर्टिकुलर वोल्टेज या फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं रखना है, आपको V/F रेशियो, इसका रेशियो आपको कांस्टेंट रखना है। इसका मतलब है कि वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो केस पहला तो ये है। सेकंड केस जो बनता है आपका, सेकंड केस में देखेंगे हम लोग, फॉर केस 2 फॉर सुपर सिंक्रोनस स्पीड, फॉर सुपर सिंक्रोनस, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, मोर देन NS का मतलब है कि आपकी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि NS क्या होता है, NS होता है 120f/p, और सिंक्रोनस से ज्यादा है मतलब फ्रीक्वेंसी, क्योंकि नंबर ऑफ पोल तो चेंज कर नहीं रहे हम लोग, फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगा तभी आपका मोर देन सिंक्रोनस होगा। और फ्रीक्वेंसी कब होगा, रेटेड से ज्यादा, रेटेड फ्रीक्वेंसी जो होगा आपकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो जाए, ठीक है। मतलब रेटेड जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो रेटेड से ज्यादा रहेगी, ऐसा है, मैंने उल्टा लिख दिया था, रेटेड से ज्यादा रहेगी। तो इसका मतलब है कि इसमें हम लोग वोल्टेज को कांस्टेंट मेंटेन करके चलेंगे, कांस्टेंट, और फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तभी आपका मोर देन सिंक्रोनस पॉसिबल है, ठीक है। तो ये दो केसेस का आपको ध्यान में रखना है। तो दोनों केसेस के लिए मैंने पूरा डेरिवेशन कराए हैं, ठीक है। उन डेरिवेशन का छोटा ग्लिस्प दे देता हूं मैं आपको, ताकि आपको याद रखने में आसानी रहे, ठीक है। तो मैं ए पार्ट को पहले डिस्कस करूंगा, बी को बाद में करूंगा। तो बी को मैं हटा देता हूं यहां से, पहले ए पार्ट को डिस्कस करूंगा। अब ए पार्ट पे जाने से पहले मैं आपको कुछ टॉर्क के फॉर्मूले लिख देता हूं। टॉर्क के फॉर्मूले हम लोगों ने क्या क्या देखे, डेवलप टॉर्क का अगर फॉर्मूला देखें हम लोग, तो हम लोगों ने क्या देखा, डेवलप टॉर्क का फॉर्मूला m/ωs, वोल्टेज V का VTH का स्क्वायर, अगर पूरा लिखूं मैं तो, ठीक है। अब देखिए मैं पूरा लिखने की बजाय मैं डायरेक्टली ये बोल देता हूं कि RTH उसको 0 मान लेते हैं हम लोग, XTH को 0 मान लेते हैं, मतलब स्टेटर वाले पैरामीटर को कंपेयर टू स्टेटर जितने भी पैरामीटर है उनको हम लोग क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं, सिर्फ रोटर सर्किट का एनालिसिस करते हैं। तो VTH स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा R2/S का होल स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर इंटू R2/S, ये हो गया हमारा डेवलप टॉर्क। अगर मैं मैक्सिमम टॉर्क की बात करूं, मैक्सिमम टॉर्क की, तो मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मैक्सिमम टॉर्क का बन जाएगा m/ωs VTH का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x2, क्योंकि RTH XTH 0 हो गए तो 2x2 रहेगा, ठीक है। तो ये आपका मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला बन जाएगा, समझ में आया। और मुझे स्टार्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला चाहिए, तो S की जगह हम लोग 1 रख देंगे, तो स्टार्टिंग टॉर्क बन जाएगा। चलिए अब मैं क्या करता हूं,
सबसे पहले देखता हूं मैक्सिमम टॉर्क। मैक्सिमम टॉर्क, सबसे पहले मैक्सिमम टॉर्क रिलेशन, क्योंकि अब आपको ये बात समझ में आ गई कि स्पीड का वेरिएशन है, स्पीड का वेरिएशन है, स्पीड का वेरिएशन, तो आपको ये बात तो समझ में आ गई है कि टॉर्क क्यों इंपॉर्टेंट है, कि ये जो लोड टॉर्क होता है आपका, ये जो लोड टॉर्क, ये तो आपका कांस्टेंट बना हुआ है, लोड के टॉर्क में तो वेरिएशन नहीं कर रहे। ये आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क होता है, ये जो मैक्सिमम टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है बेसिकली, ये सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है ना। सब किसकी कौन सी कैटेगरी में सारे के सारे टॉर्क, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। जो मशीन के अंदर डेवलप होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप होता है, ये ध्यान रख लीजिए। अब समझिएगा कि टॉर्क की अगर पोजीशन अलग होती है, टॉर्क की पोजीशन अगर डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन हो जाती है, तो आपका ये जो ऑपरेटिंग पॉइंट बदल जाएगा, ऑपरेटिंग पॉइंट बदल जाएगा तो स्पीड में वेरिएशन हो जाएगा। तो अल्टीमेटली टॉर्क में वेरिएशन का मतलब है कि स्पीड में वेरिएशन। समझ में आ गया? नहीं तो कई सारे बच्चों का क्वेश्चन ये होता है कि पूरा स्पीड कंट्रोल पढ़ लेते हैं कि बोले सर हमने टॉर्क वेरी क्यों किया? भाई हम तो स्पीड कंट्रोल पढ़ रहे, टॉर्क वेरी क्यों किया? टॉर्क वेरी करने का मतलब है कि स्पीड का वेरिएशन होना ही होना है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर मैक्सिमम टॉर्क देखेंगे वो उसका प्रोपोर्शनल रिलेशन क्या है। तो मैक्सिमम टॉर्क देखें तो एम कांस्टेंट है, थ्री फेस का एम, थ्री फेस होगा तो एम इक्वल टू 3 हो जाएगा। ओमेगा एस मतलब कि 1/f, ठीक है। वोल्टेज का अब सब सिंक्रोनस देखें तो v इज प्रोपोर्शनल टू f, तो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर। और यहां पर x क्या हो जाएगा, x क्या रिएक्टेंस है तो वो भी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है, तो इसका मतलब ये कैंसिल हो गया, इसका मतलब सब कुछ कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो सब सिंक्रोनस में जो मैक्सिमम टॉर्क होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो मैक्सिमम टॉर्क क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये बात समझ में आई। डेवलप टॉर्क का अगर रिलेशन देखें, तो डेवलप टॉर्क का रिलेशन अगर देखें तो ये क्या रहेगा हमारा। अब डेवलप टॉर्क दो तरीके से वेरी कर सकता है। कैसे वेरी कर सकता है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इंडक्शन मशीन है वो स्टार्टिंग के टाइम पे ये हाई स्लिप रीजन होता है, हाई स्लिप, स्टार्टिंग मतलब हाई स्लिप, और ये हमारा रनिंग मतलब कि लो स्लिप रीजन। तो दोनों में अलग अलग वेरिएशन है। तो हम लोग यहाँ पे डेवलप टॉर्क के लिए दो अलग अलग कैटेगरी देख लेते हैं। डेवलप टॉर्क के लिए, टीडी के लिए दो अलग अलग कैटेगरी देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर देखें लो स्लिप रीजन, लो स्लिप रीजन, लो स्लिप, लो स्लिप मतलब कि रनिंग कंडीशन की बात कर रहे हैं हम लोग, रनिंग कंडीशन की, ठीक है। तो रनिंग कंडीशन में क्या होगा, लो स्लिप में रहेगा तो ये R2/S, S लो रहेगा तो पूरा क्वांटिटी ज्यादा रहेगा, तो ग्रेटर देन x2, तो x2 को 0 मान लेते हैं इसमें हम लोग। तो जो डेवलप टॉर्क रहेगा वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, डेवलप टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू, ये नेग्लेक्ट कर दिया हम लोगों ने, x2 को नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है। और यहां पर तो ये हो जाएगा VT 1/f स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 0 कर दिए, एक R2/S कैंसिल हो जाएगा, R कांस्टेंट, तो S यहां पहुंच जाएगा ऊपर की साइड में, ठीक है। एफ कैंसिल, तो प्रोपोर्शनल टू SF। तो जो डेवलप टॉर्क रहेगा वो प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, SF। किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, SF के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब यहां से ये बोल सकते हैं कि फॉर अ गिवन टॉर्क, अगर आपका टॉर्क कांस्टेंट है, इसका मतलब आपका स्लिप फ्रीक्वेंसी, इसको क्या बोलते हैं, स्लिप फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, स्लिप फ्रीक्वेंसी ना, स्लिप फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। और फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू NS, तो इसका मतलब इसको हम लोग स्लीप स्पीड भी बोल सकते हैं, स्लीप स्पीड आपकी कांस्टेंट है, स्लीप स्पीड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो फॉर अ गिवन टॉर्क स्लिप स्पीड और स्लिप फ्रीक्वेंसी क्या है, कांस्टेंट है। मतलब अगर आपको कोई केस ऐसा दे दे कि आपका डेवलप टॉर्क कांस्टेंट है, ठीक है, डेवलप टॉर्क कांस्टेंट है, वो क्या है, लो स्लिप रनिंग का है केस, तो S1F1 इक्वल टू S2F2, S1F1 इक्वल टू S2F2, ठीक है। तो मैंने आपको रिलेशन बताया था ना, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू SV स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2F। तो यहां पे अगर टॉर्क कांस्टेंट है तो देखिएगा यहाँ पे क्या क्या ये रिलेशन कैसे मैच होता है, डेवलप टॉर्क का कैसे फिट होता है यहाँ पे ये रिलेशन। डेवलप टॉर्क के हिसाब से स्लिप एज इट इज, वोल्टेज जो है वो स्क्वायर है तो फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, रेजिस्टेंस का कुछ रिलेशन है क्या, नहीं है, तो रेजिस्टेंस को कांस्टेंट मान लो, ये फ्रीक्वेंसी, तो एफ कैंसल, तो कितना हो गया, SF के प्रोपोर्शनल हो गया। मैच हो गया कि नहीं ये रिलेशन, ये ब्रह्मास्त्र है आपका, इससे सारी की सारी चीजें। अभी देखो, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने रेजिस्टेंस कंट्रोल देखा था ना, वो फॉर्मूला देखते। रेजिस्टेंस कंट्रोल का मतलब है फॉर अ गिवन टॉर्क, मतलब रेजिस्टेंस मतलब वोल्टेज की तो बात हो नहीं रही थी, सिर्फ किसकी बात हो रही थी, वोल्टेज की बात नहीं, रेजिस्टेंस की बात हो रही थी, फ्रीक्वेंसी की बात नहीं हो रही थी। तो R2/S मतलब ये कांस्टेंट है, तो स्लिप इज प्रोपोर्शनल टू R2, देखा अभी हम लोगों ने, आ गया कि नहीं, स्लिप इज प्रोपोर्शनल टू R2 फॉर अ गिवन टॉर्क, टॉर्क कांस्टेंट होगा तब।
ठीक है, तो बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला ये ब्रह्मास्त्र, इससे सारी चीजें हो जाएगी, आप फॉर्मूले फिट कर करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं यहां से मैं हटा रहा हूं सारी चीजें कि ये हमारा मेन ब्रह्मास्त्र बार बार लगा के बताऊंगा आपको, ठीक है, कि वाकई वो वैलिडेशन है कि नहीं उसका, उस फॉर्मूले का। अच्छा, वोल्टेज कंट्रोल में भी देखा आपने, वोल्टेज कंट्रोल में अगर देखना चाहते तो आप वोल्टेज कंट्रोल में भी ये फॉर्मूला ऐसे लगा सकते थे। वोल्टेज कंट्रोल अभी देखा ना हम लोगों ने, तो R2/F, तो वोल्टेज कंट्रोल में ये R2 और फ्रीक्वेंसी का तो वेरिएशन नहीं था, तो टॉर्क कांस्टेंट होगा, तब ये SV² वाला रिलेशन लगा सकते हैं, तो S2V2²। सिंपल, बहुत यूजफुल फॉर्मूला है ये। ठीक है, एक फॉर्मूले से पूरा सारा स्पीड कंट्रोल आप देख लेंगे, सारा स्पीड कंट्रोल देख लेंगे। ठीक है, तो ये सब की जरूरत ही नहीं है, ये सब की देखा जाए तो कोई जरूरत ही नहीं है। अब चलिए एक चीज और बता देता हूं मैं, ये डेवलप टॉर्क का फॉर्मूला हो गया फॉर अ गिवन टॉर्क। एक चीज और बता देता हूं कि अभी लो स्लिप पे देख रहे हैं, अभी मैं एक चीज बताता हूं आपको कि अगर हम लोग मैक्सिमम टॉर्क की बात करें, मैक्सिमम टॉर्क के टाइम पे जो R2/SM होता है ना, R2/SM = X2, ये फॉर्मूला होता है कंडीशन। अब कंडीशन के हिसाब से अगर देखें हम लोग, तो यहां पे ये किसके प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी के, ये तो रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट होता है, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि SM इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। तो हम ये बोल सकते हैं कि फॉर सब सिंक्रोनस रीजन में मैक्सिमम टॉर्क तो कांस्टेंट होता है, बट स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आपका, फ्रीक्वेंसी, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू NS, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू NS। तो ये क्वेश्चन गेट 2016 में एक स्टेटमेंट में आ चुका था, तो ये चीज पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये लगता है, जैसे स्टेटमेंट क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं, द स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क ऑकर वेरीज, तो आदमी को लगता है कि स्टूडेंट को लगता है मैक्सिमम टॉर्क तो तुरंत कांस्टेंट की तरफ भागता है। आप स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, स्टेटमेंट में क्या पूछा है, द स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क ऑकर्स वेरीज, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द सिंक्रोनस स्पीड, है ना। तो स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़िएगा, तो बहुत यूजफुल ये भी एक रिलेशन बना दिया मैंने आपका। चलिए अब चलते हैं हम लोग, मैक्सिमम हो गया, ये सारा चीज हो गया, अब हम लोग रनिंग कंडीशन देख लिया, अब हम लोग स्टैंड स्टिल कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं कि डेवलप टॉर्क अगर देखें, डेवलप टॉर्क किस में, हाई स्लिप रीजन में देखें, हाई स्लिप रीजन में देखें, हाई स्लिप रीजन में अगर मुझे देखना है, मतलब स्टैंड स्टिल कंडीशन पे देखना है, ठीक है, स्टैंड स्टिल कंडीशन पे, तो इसका मतलब हाई स्लिप का मतलब है R2/S जो है वो छोटा होने वाला है X2 से, तो R2/S को क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेटली 0 मानेंगे। बट कहां पे 0 मानेंगे, इन दोनों के कंपैरिजन में छोटा है ना, तो इसको 0 मत कर दीजिएगा, आपको डिनोमिनेटर में 0 करना है, तो ये जो 0 होगा इन डिनोमिनेटर, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के कंपैरिजन में छोटा है, तो इन दोनों के तो डिनोमिनेटर में ही आपको 0 पटकना, बाकी जगह नहीं। तो आप जल्दी से देखते हैं, तो मैक्सिमम टॉर्क क्या आ जाएगा, इसमें क्या बोलते हैं, मैक्सिमम टॉर्क नहीं, इसमें डेवलप, क्योंकि मैक्सिमम टॉर्क तो हमने कांस्टेंट मान लिया। डेवलप टॉर्क का अगर देखें, तो डेवलप टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू 1/फ्रीक्वेंसी 1/ω/s, इसमें से वोल्टेज क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय X2 आपका 0, R2/S 0, ये 0 हो गया, X2 प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी स्क्वायर इनटू R2 तो 1/S, R कांस्टेंट है, तो फ्रीक्वेंसी कैंसिल, तो टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू 1/SF। तो अभी भी देखिए, अभी भी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी SF है, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, हाई स्लिप के ऊपर 1/SF हो जाएगा। बट फॉर अ गिवन टॉर्क अभी भी क्या है, SF कांस्टेंट है, प्रोडक्ट क्या है, फॉर गिवन टॉर्क टॉर्क कांस्टेंट है, तो ये दोनों का प्रोडक्ट भी क्या है, कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं हाई स्लिप की बात कर रहा हूं, तो स्टार्टिंग टॉर्क भी तो हाई स्लिप पे ही आता है। स्टार्टिंग टॉर्क कब आता है, S = 1, तो अगर मैं स्टार्टिंग टॉर्क की बात करूं तो वो कब अचीव होता है, S = 1 पे, तो स्टार्टिंग टॉर्क, तो यही डेवलप टॉर्क क्या बन जाएगा, स्टार्टिंग S = 1, मतलब कि फ्रीक्वेंसी के इनवर्स प्रोपोर्शनल, तो ये आपका स्टार्टिंग टॉर्क का रिलेशन आ गया। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्योंकि सब सिंक्रोनस से ही सबसे ज्यादा आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सुपर सिंक्रोनस से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो केस ए मैंने पूरा डिस्कस कर दिया, याद करने का तरीका आपको बता दिया है कि क्या याद रखना है। ठीक है, तो बस इससे ज्यादा की इंफॉर्मेशन आपके लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं सुपर सिंक्रोनस का, तो उसके भी केस डिस्कस कर देते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं मोर देन सिंक्रोनस पे क्या होगा। वोल्टेज कांस्टेंट रखना, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करना है, तो ये दो फॉर्मूले आपके लिखे हैं। तो मैक्सिमम टॉर्क का क्या हो जाएगा वो जल्दी से देख लेते हैं हम लोग। तो मैक्सिमम टॉर्क पिछली बार तो क्या था, कांस्टेंट था, तो प्रोपोर्शनल टू 1/फ्रीक्वेंसी। ठीक
ठीक है। इस बार वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है, तो फ्रीक्वेंसी के साथ वेरी नहीं होगा, और ये नीचे क्या है, फ्रीक्वेंसी के साथ वेरी होगा, तो 1/f मतलब प्रोपोर्शनल टू दी एफ स्क्वायर। मतलब अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी 2 गुना अगर इंक्रीज कर देंगे तो जो टॉर्क है वो 4 गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आई ये बात। तो मैक्सिमम टॉर्क इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू दी फ्रीक्वेंसी स्क्वायर। तो इस बार कांस्टेंट नहीं है मैक्सिमम टॉर्क। चलिए अब बात करते हैं डेवलप टॉर्क की। तो डेवलप टॉर्क के लिए 2 कंडीशन, लो स्लिप की अगर देखें हम लोग, लो स्लिप पे आपको पता है रनिंग कंडीशन होती है, और R2/S ग्रेटर देन x2, तो x2 को हमें क्या करना है, 0 पटकना है। तो यहां पर जो टॉर्क है, डेवलप टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1/फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वोल्टेज कांस्टेंट है, R2 ये 0 हो जाएगा, R2/S एक R2/S कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि S1 R2/S तो S ऊपर आ जाएगा, तो मतलब कि स्लिप बाय फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फॉर अ गिवन टॉर्क, तो टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू S/F। तो अगर मैं बोलूं फॉर अ गिवन टॉर्क, अगर टॉर्क कांस्टेंट है तो इसका मतलब S/F भी क्या है, कांस्टेंट है। S/F कांस्टेंट मतलब स्लिप इज प्रोपोर्शनल टू दी फ्रीक्वेंसी, स्लिप इज प्रोपोर्शनल टू दी फ्रीक्वेंसी। अब मैं आपको दिखाता हूं हमारा ब्रह्मास्त्र, डेवलप जो भी टॉर्क है हमारा नॉर्मल टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू SV² डिवाइडेड बाय R2F। ये हमारा ब्रह्मास्त्र है, देखते हैं कैसे वेरी करता है। स्लिप एज इट इज, वोल्टेज कांस्टेंट है हटा दो, रेजिस्टेंस कांस्टेंट हटा दो, फ्रीक्वेंसी रहेगा, S/F आ गया। तो सारी चीजें यहीं से आप कर सकते हो, इस फॉर्मूले से ही, जितने भी फॉर्मूले डिराइव करा रहा हूं यहीं से आप कर सकते हो। बट ये आप ध्यान रखिएगा रनिंग कंडीशन के लिए, लो स्लिप के लिए ही ये फॉर्मूला, क्योंकि ये फॉर्मूला नॉर्मली हम लोग प्रैक्टिकल सिचुएशन हमारा जब रनिंग कंडीशन होगा तभी रहेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम देख लिया हम लोगों ने, डेवलप टॉर्क देख लिया, S इज प्रोपोर्शनल टू दी F। अब देखें अगर हम लोग कि हाई स्लिप पे क्या रहेगा, डेवलप टॉर्क अगर देखें तो हाई स्लिप पे अगर देखें तो ये हमारा स्टैंड स्टिल पे रहेगा, मतलब कि R2/S लेस देन x2, तो R2/S को 0 पटकना है, सिर्फ डिनोमिनेटर वाले को, है ना, न्यूमरेटर वाले को नहीं करना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, डेवलप टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू दी 1/F, ये कांस्टेंट है, और ये आपका क्या रहा, 0 हो गया, तो वहां पर 1/F रहेगा नीचे की साइड में, और वहां पे जो स्लिप है आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, 1/S हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि टॉर्क, डेवलप टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू 1/SF², ठीक है, SF क्यूब तो नहीं बन रहा है ना, नहीं क्यूब बनेगा क्योंकि x² है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर, तो ये क्यूब बनेगा असल में, ठीक है, क्यूब बनेगा। और कहीं गड़बड़ तो नहीं करी हम लोगों ने, नहीं, यहां तो वही है। तो SF मतलब कि यहां पर जो स्टार्टिंग के टाइम पे जो टॉर्क है, स्टार्टिंग के टाइम पे टॉर्क, अगर हाई स्लिप पे टॉर्क देखेंगे तो उसका वेरिएशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी SF³ है, ठीक है। अच्छा, अब स्टार्टिंग की बात हो रही, तो स्टार्टिंग टॉर्क है, इसका मतलब स्लिप इक्वल टू 1 पुट कर दे, तो स्लिप स्टार्टिंग टॉर्क क्या प्रोपोर्शनल, S की जगह 1, मतलब कि क्यूबिक हो जाएगा, मतलब कि 2 गुना अगर हमने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करी तो टॉर्क 8 गुना क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग टॉर्क रिड्यूस हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पीड के वेरिएशन को पूरा एनालिसिस कर सकते हैं। अब इसका दोनों मेथड को मिला के मैंने ग्राफ प्लॉट किया है, वो ग्राफ बहुत अच्छे से आप देखिएगा। इस तरीके से मैं एक शॉर्ट समरी दे देता हूँ, वो ग्राफ मैंने बहुत अच्छे से लेक्चर में प्लॉट किया है, पूरा प्लॉट तो मैं नहीं करा सकता, ठीक है। तो ये जो S इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, 1, S इक्वल टू 0, और S इक्वल टू हम लोग -1 बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं 0, और ये आपका मैक्सिमम टॉर्क हो गया, यहाँ पे टॉर्क कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे टॉर्क क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और इधर जब होगा तो ये आपका इस तरीके से एक ग्राफ मिलेगा, आप देख लीजिएगा इस ग्राफ को, मैं बहुत छोटे में आपको बता रहा हूँ, लेक्चर्स में आपको मिल जाएगा। ये जब दोनों मेथड जब एंड हो रही है तभी आपको ग्राफ मिलेगा। तो आप लेक्चर में 37 आई थिंक, ये जब मैंने क्वेश्चन डिस्कशन कराए हैं ये 43 लेक्चर में कराए हैं, 39 से 38 वाले लेक्चर में मिलेगा आपको ये ग्राफ, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन कौन सा करना है, क्वेश्चन आपको 39 और 40 लेक्चर नंबर 39 और 40 में जो भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन जल्दी से कर देना, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत फास्ट वे में जल्दी आगे बढ़ा के सारे क्वेश्चंस कवर कर लेना। आपकी जितनी भी मैंने थ्योरी पढ़ाई, थ्योरी के लेक्चर देखने की जरूरत नहीं, सारी चीजें मैंने, अब देखिए इसका थ्योरी इसलिए ज्यादा पढ़ाना जरूरी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, और आपको फॉर्मूला कैसे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या है ये याद रट जाते, ठीक है। हम भी जब स्टूडेंट थे, हमने भी जब पहली बार पढ़ा था ना, हम भी रट जाते थे,
ठीक है। फिर किसी ने बताया, किसी मास्टर ने बताया कि नहीं आपको रटना नहीं, थोड़ा लॉजिकल याद रखिए, तो आसानी से याद हो जाता था। तो शुरुआत जब एक पहली बार जब पढ़ते तो चीजें होता है, दूसरी बार जब रिवीजन करते तो आपको रटना नहीं है, लॉजिकल ध्यान रखिए ताकि एग्जाम में प्रेशर कम रहेगा। और ये ग्राफ से सारी चीजें क्लियर हो जानी है। ये क्वेश्चन डिस्कशन जो पेड यूजर है बहुत ही वंडरफुल, जो नहीं है 1999 का लीजिए 30 दिन का और एंजॉय करिए सारे के सारे सब्जेक्ट, ठीक है। बहुत ही पॉपुलर हमारा प्रोडक्ट है वो कोरोना सब्सक्रिप्शन। हमें उम्मीद नहीं थी, उससे ज्यादा दुगना तिगना रिस्पॉन्स मिला है उसमें। तो बहुत सारे बच्चे जो जॉब गोइंग है, जो भी दूसरे इंस्टीट्यूट से भी पढ़ रहे हो, 30 डेज का सब्सक्रिप्शन लेके सारे सब्जेक्ट का एक्सेस ले लेते हैं और जी सेंट्रिक पे सारे सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे तरीके से डिलीवर करें, ठीक है गाइस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट उसमें। अब हमारा बच्चे का स्पीड कंट्रोल हो गया, स्टार्टर बच्चे हैं, स्टार्टर को भी अभी हम लोग जल्दी से फिनिश कर लेते हैं।